वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स इंग्लिश लिटरेचर लेक्चर सीरीज़ में आज जो प्ले हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है आर्म्स एंड द मैन बाय जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ। ये जीबी शॉ का एक बड़ा ही फेमस प्ले है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस प्ले की बात करें तो ये प्ले पब्लिश हुआ था 1894 में और इसका जॉनरा जो है वो कॉमेडी है। और अगर इसके लिटरेरी पीरियड की बात करें तो ये ट्रांजिशनल पीरियड में लिखा गया था, लाइक एंड ऑफ रोमांटिसिज्म और बिगिनिंग ऑफ मॉडर्निज्म। क्योंकि 1890s में मॉडर्निज्म जो थी वो स्टार्ट हो रही थी और रोमांटिसिज्म जो इरा था वो एंड हो रहा था, इसलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड का प्ले कहा जाता है। तो ये एक कॉमेडी प्ले है जो कि जीबी शॉ का लिखा हुआ है। इस लेक्चर में इस वीडियो में हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे राइटर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स को वन बाय वन, और उसके बाद फिर हम पूरे प्ले की समरी डिस्कस करेंगे और साथ में एनालिसिस करेंगे। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम इसके जो मेजर थीम्स हैं इस प्ले के वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ। अगर जीबी शॉ की बात करें तो ये मॉडर्निस्ट प्ले राइट्स में सबसे प्रोमिनेंट जो प्ले राइट है उनमें इनका नाम आता है। और ये बेसिकली आयरिश प्ले राइट थे, लाइक ये आयरलैंड से बिलोंग करते थे और डबलिन में पैदा हुए थे 1856 में। लेकिन बाद में फिर ये लंदन आ गए थे और वहाँ पे इन्होंने अपना जो सारा लिटरेरी वर्क है वहीं पे किया था। तो अगर इनकी बात करें तो ये कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ या कॉमेडी ऑफ पर्पस जिसे हम कहते हैं उसके एक प्रोमिनेंट प्ले राइट हैं उस कैटेगरी के। और उस कैटेगरी के आप कह सकते हैं फादर हैं ये, फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ या कॉमेडी ऑफ पर्पस आप कह सकते हैं। कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ या कॉमेडी ऑफ पर्पस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा प्ले जिसमें किसी न किसी रियल लाइफ सोशल इशू को डिस्कस किया जाए। तो शॉ जीबी शॉ के जितने भी प्लेज हैं प्रोमिनेंट प्लेज, वो सारे के सारे किसी न किसी रियल लाइफ इशू को बड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं या उसकी कोई ना कोई तस्हीह करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनको द फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ या कॉमेडी ऑफ पर्पस भी कहा जाता है। तो अगर शॉ की हम बात करें तो जीबी शॉ जो थे ये कम्युनिज़म से बड़े इंस्पायर्ड थे और इन्होंने कार्ल मार्क्स को बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ था। इसलिए ये एक सोसाइटी थी जिसका नाम था फेबियन सोसाइटी, उसके मेंबर भी हो गए थे। तो ये इनका एक तरह से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। तो ये प्ले राइट के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे और ह्यूमन राइट्स के लिए बड़ा काम करते थे। इनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं उनमें ह्यूमन राइट्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया जाता है। तो अगर इनके मेन थीम्स की बात की जाए तो क्लास, पॉलिटिक्स, एजुकेशन और मैरिज जो है ये इनके मेन थीम्स हैं। और अगर इनके हम मेन प्लेस जो प्रोमिनेंट प्लेस, फेमस प्लेस की बात करें तो उसमें आता है पिग्मेलियन, मैन एंड सुपरमैन, सेंट जॉन एट्सेट्रा। और जो एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इनको 1925 में नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिला हुआ है। तो ये जीबी शॉ का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं अपने प्ले की तरफ। तो प्ले में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टर्स लिस्ट को। अब अगर कैरेक्टर लिस्ट की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है राइना पेटकॉफ। ये एक यंग बल्गेरियन लड़की है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरे का पूरा प्ले जो है इसकी जो सेटिंग है वो वॉर टाइम पे बल्गेरिया के अंदर है। बल्गेरिया एक कंट्री है बाल्कन एरिया में, उसके अंदर ये पूरा का पूरा प्ले जो है वो सेट है। तो ये जो लड़की हमारी प्रोटैगनिस्ट है राइना पेटकॉफ, ये एक 23 ईयर्स ओल्ड यंग रोमांटिक बल्गेरियन लड़की है जो कि खुद एक मेजर की बेटी है। मेजर, इसके फादर जो हैं वो भी मेजर हैं आर्मी में। और ये खुद इंगेज्ड है, इसकी मंगनी हुई हुई है, इंगेज्ड है सर्जियस सारानोव से। सर्जियस सारानोव कौन है? ये भी एक मेजर है आर्मी के अंदर। और अगर इसकी हम बात करें तो राइना पेटकॉफ जो है ये एक आइडियलाइज्ड वर्ल्ड में रहती है। इसने वॉर को, इसने लव को, इसने हर जो चीज़ है इसके इर्द गिर्द उसको आइडियलाइज किया हुआ है। इसने एक बड़ी रोमांटिक दुनिया अपनी बनाई हुई है एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। लेकिन एट द एंड ऑफ द प्ले, एट द एंड जब प्ले एंड हो रहा होता है तो हमें आइडिया होता है कि ये जो राइना पेटकॉफ है ये काफ़ी मैच्योर हो गई है और अब रियलिटी के साथ इसका एनकाउंटर हो रहा है और ये रियलिटी की तरफ जा रही है, यानी कि रियल लाइफ के साथ इसकी कन्फ्रंटेशन होती है। तो ये जो राइना पेटकॉफ है इसकी इंगेजमेंट तो सर्जियस सारानोव से होती है, लेकिन थ्रू द स्टोरी हमें पता चलता है कि कैप्टन ब्लंटशली जो है वो उसके साथ इसका एनकाउंटर होता है और फिर एट द एंड जो ये है कैप्टन ब्लंटशली के साथ उसके लव में फॉल कर जाती है और एट द एंड ये जो है सर्जियस को छोड़ के कैप्टन ब्लंटशली के साथ हो जाती है। तो ये हमारी प्रोटैगनिस्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है कैप्टन ब्लंटशली का।
कैप्टन ब्लंशली कौन है? ये एक स्विस प्रोफेशनल सोल्जर है, स्विट्ज़रलैंड का प्रोफेशनल सोल्जर है, और जो कि सर्बियन आर्मी की तरफ से लड़ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ दूँ कि इस प्ले में जो वॉर है उसमें बल्गेरिया और उसके खिलाफ जो ऑपोजिशन पार्टी है वो है रशिया और सर्बिया का एक आप कह सकते हैं यूनियन, एक उनकी यूनाइटेड आर्मी है। तो ये जो कैप्टन ब्लंशली है ये खुद तो एक स्विट्ज़रलैंड का प्रोफेशनल सोल्जर है, लेकिन ये सर्बियन आर्मी की तरफ से लड़ रहा है, किसके खिलाफ? बल्गेरियन आर्मी के खिलाफ। तो अब अगर इसकी बात करें तो ये इसने अपनी लाइफ को रायना पेटकोव की तरह रोमांटिसाइज नहीं किया हुआ, ये एक रियल लाइफ वर्ल्ड में रहता है और वॉर को एक बुरी चीज़ समझता है। और ये रायना पेटकोव जो है उसके रूम में आके पनाह लेता है, वहाँ पे छुपता है, और रायना पेटकोव जब इसके सामान को देखती है तो इसके पास वो जो बुलेट्स हैं वो होने के बजाय इसके पास चॉकलेट्स हैं। तो वो बड़ी इसको टीज़ भी करती है कि तुम एक सोल्जर हो और तुझे ब्रेव होना चाहिए, लेकिन तेरे पास तो चॉकलेट्स वगैरह हैं, तो ये क्या चीज़ है? तो उन चॉकलेट्स की वजह से इसका नाम पड़ जाता है, रायना पेटकोव इसको कहती है द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। तो ये इसको एक तरह का निकनेम मिल जाता है। तो ये बाद में फिर डिस्कस करता है उसके साथ और उसको बताता है कि वॉर इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड ऑल दैट। तो ये कैप्टन ब्लंशली का एक हमारे पास कैरेक्टर है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो हमारे पास मेजर पेटकोव है। ये कौन है? ये एक बड़ा ही पॉम्पस किस्म का बल्गेरियन ऑफिसर है, और ये रायना पेटकोव का फादर है। और ये अपना एक सोशल स्टेटस जो है, एक सोशल कू जो है उसको मेंटेन करने पे इसका ज़्यादा फोकस है, और मिलिट्री कम्पिटेंस या मिलिट्री के अंदर जो महारत चाहिए होती है, जो सुपीरियॉरिटी चाहिए होती है, उस पर इतना इसका ज़्यादा फोकस है भी नहीं, और इसमें इतनी ज़्यादा कम्पिटेंस है भी नहीं। तो एक बड़ा ही ब्यूरोक्रेटिक किस्म का इसका माइंड है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की हम बात करें तो वो हमारे पास है कैथराइन पेटकोव। ये भी पेटकोव फैमिली से है। ये कौन है? ये रायना पेटकोव की मदर है, और मेजर जो पेटकोव है उसकी वाइफ है ये। तो ये कौन है? ये भी एक एम्बिशियस लेडी है, बड़ी ही एक आप कह सकते हैं कि फैशन फॉलोअर और वियानीज टाइप गर्ल है, वुमेन है सॉरी। और ये अपने स्टेटस को लेके, अपने स्टेटस कॉन्शियसनेस को लेके बड़ी ही सीरियस है। और एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले शी इज़ वेरी हैप्पी कि इसकी जो बेटी है उसकी शादी होने जा रही है कैप्टन मेजर सर्जियस से। तो ये एक इंटेलिजेंट वूमेन है, असर्टिव टाइप की वूमेन है, और पूरे घर के जो इंतज़ामात हैं यानी कि मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो इसने इसको बड़ी अच्छी तरह से चला रही है। लेकिन ज़्यादा इसका जो फोकस है वो अपने सोशल स्टेटस को बरकरार रखने पे है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अगर हमारे पास कैरेक्टर है वो है मेजर सर्जियस सारानोव का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये वही बंदा है जिसकी प्ले के स्टार्ट में रायना पेटकोव के साथ इंगेजमेंट हुई है। ये एक हैंडसम है, ऑब्वियसली हैंडसम है, डैशिंग है, लेकिन इसके अंदर बड़ी ही एक आप कह सकते हैं एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी किस तरह से कि ये एक हीरो बना हुआ है, सोसाइटी के सामने हीरो बना हुआ है, लेकिन इन रियल लाइफ ही इज़ नॉट दैट गुड, यानी कि इतना हीरो भी नहीं है। और इसने अपनी को 5-6 किस्म की सोसाइटल जो आप कह सकते हैं फिगर जो है वो बनाई हुई है। लाइक वो कहीं पे कोई और फिगर शो कर रहा होता है, कहीं पे वो अपनी कोई और ही शक्ल शो कर रहा होता है। तो ये एक बड़ा ही आप कह सकते हैं हिपोक्रेटिक किस्म का बंदा है, और ये फुलिश भी है। लाइक इसने इस प्ले के अंदर हमें पता चलता है कि इसने सर्बिया और रशिया यूनाइटेड आर्मी जो है उसके खिलाफ एक आर्मी की जो है आप कह सकते हैं कि एक मुहिम को लीड किया है इसने, एक चार्ज को लीड किया जो कि एक फुलिशनेस थी, एक गलत फैसला था। लेकिन उस फुलिशनेस के बावजूद भी उसका वो जो चार्ज था, वो जो हमला था वो कामयाब रहा, और उससे जो इसको फिर से वो बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं तहसीन और दाद, और इसको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली उससे। लेकिन इन रियल वो उसका एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं फुलिशनेस थी। और इस तरह से ये बंदा एक आप कह सकते हैं डुअल फेस कैरेक्टर है, और इन रियलिटी ही इज़ नॉट दैट गुड, बट एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले इसको बड़ा ही हीरोइक शो किया जा रहा है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारे पास कैरेक्टर है वो लौका का है। लौका कौन है? ये एक पेटकोव फैमिली की सर्वेंट है, और ये एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले इसका जो इंगेजमेंट है वो निकोला से है। लाइक ये निकोला की वाइफ बनने जा रही है, बट शी इज़ वेरी प्राउड, बड़ी घमंडी किस्म की औरत है ये।
और एम्बिशियस है और ये चाहती है कि ये अपनी सोशल क्लास को बेहतर कर ले, लाइक सोशल स्टेटस को बेहतर कर ले, किसी तरह से अपर क्लास के किसी बंदे से इसकी शादी हो जाए। और ये पूरे प्ले में बड़ी अपनी कोशिश करती है और एट द एंड ऑफ द प्ले ये कामयाब भी हो जाती है। और ये कैसे कामयाब होती है, ये जो सर्जियस हमारा मेजर सर्जियस है ये उसी के साथ एट द एंड ऑफ द प्ले इंगेज हो जाती है। तो ये प्ले के अंदर हमें इसकी भी स्टोरी देखने को मिलेगी। तो ये लौका का किरदार है। एंड पे जो हमारे पास कैरेक्टर है इंपॉर्टेंट वो है निकोला का। निकोला कौन है, ये एक पेटको फैमिली का एक मैन सर्वेंट है और चीफ सर्वेंट भी आप इसको कह सकते हैं। ये एक पोलाइट बंदा है, डिप्लोमेटिक है और लॉयल है पेटको फैमिली के साथ भी और अपने काम के साथ भी। और ये इसने अपना जो सोशल स्टेटस है उसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है दिल से, अनलाइक लौका। लौका जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही अपने सोशल स्टेटस को और इसलिए वो चाह रही है कि अपने स्टेटस को अपग्रेड कर ले सर्जियस के साथ किसी भी तरह से इंगेज होके। लेकिन निकोला ने अपने दिल से इस सोशल स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है और वो थ्रू आउट द प्ले वो लौका जो है उसको वो मैनरिज्म सिखाता रहता है, उसको पोलाइट होना सिखाता है और उसको बताता है कि तुम इस तरह से जो एम्बिशियस तेरे प्लान्स हैं उनके ऊपर ना जाओ, बल्कि तुम अपने ही सोशल सर्कस में, अपने ही सोशल स्टेटस में रहो। और थ्रू आउट द प्ले हमको नज़र आता है कि वो लौका के साथ इंगेज रहता है, उसको मैनरिज्म सिखाता रहता है। तो ये निकोला का कैरेक्टर था और ये थे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इस प्ले के जो हमने डिस्कस कर लिए। अब जाते हैं हम इस प्ले की समरी और एनालिसिस की तरफ। प्ले की समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 एक्ट्स का प्ले है और हम इसको एक्ट बाय एक्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्ट 1 को डिस्कस करते हैं, लेकिन एक्ट 1 को भी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं ताकि आपको स्टोरी को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। तो असल में यहाँ पे 2 आर्मीज आमने सामने हैं। एक आर्मी बल्गेरिया कंट्री की है और उसके अगेंस्ट जो उसके मुकाबले में आर्मी है वो है रशिया और सर्बिया की यूनाइटेड आर्मी, यानी दोनों कंट्रीज की यूनाइटेड आर्मी। तो ये जो पूरे का पूरा प्ले है, इसकी पूरी की पूरी जो सेटिंग है वो बल्गेरिया में है और ये जो रायना और उसके फादर और उसका जो फ्योंसे सर्जियस है ये भी बल्गेरियन लोग हैं और बल्गेरिया के ये आर्मी के कमांडर्स हैं और आर्मी के मेजर्स वगैरह हैं। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है जो आपने माइंड में रखना है और आपको स्टोरी इजीली समझ आएगी। तो एक्ट 1 ओपन होता है बल्गेरिया में। 1885 साल है, बल्गेरिया कंट्री है और वहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल टाउन है जहाँ पे पेटकोव फैमिली रहती है और पेटकोव फैमिली के घर में जो रायना का बेडरूम है वहाँ से एक्ट 1 ओपन होता है। तो कर्टन रेज होता है तो हमें नज़र आता है कि रायना के बेडरूम की जो बालकनी है वहाँ पे रायना खड़ी हुई है और रात का टाइम है और रायना बाहर बालकनी से आसमान की तरफ देख रही है, सितारों को, और अपनी जो उसकी इमेजिनेशन की एक दुनिया है बड़ी रोमांटिक किस्म की, उस दुनिया में वो खोई हुई है। और एट दैट मोमेंट उसके जो रूम के अंदर हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक बड़ी सी पोर्ट्रेट लगी हुई है किसी आर्मी ऑफिसर की, जो कि बाद में हमें पता चलेगा कि वो असल में सर्जियस की पोर्ट्रेट है। तो एट दैट मोमेंट जब वो खड़ी होती है वहाँ पे, तो एट दैट मोमेंट वहाँ पे उसकी माँ की एंट्री होती है, कैथराइन की। कैथराइन पेटकोफ जो है वो रायना की मदर है और वो वहाँ पे आती है और उसको बताती है कि कुछ टाइम पहले एक बैटल हुई थी जो कि बल्गेरिया ने वोन कर ली है और उस बैटल को जो लीड कर रहा था वो सर्जियस ही था। तो बेसिकली सर्जियस ने वो बैटल वोन की है। वो उसकी माँ उसको आगे बताती है रायना को। तो रायना यहाँ पे और ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसके फ्योंसे ने एक बड़ी ब्रेवरी का काम किया कि उसने एक बैटल जीत ली है। और वो कहती है कि सर्जियस को उसके कमांडर्स ने मना किया था, बल्गेरियन कमांडर्स ने मना किया था कि ये वाली जो चार्ज है ये तुम ना लेके जाओ, यानी कि इस आर्मी को लीड करके वहाँ पे तुम ना लड़ो। लेकिन फिर भी वो अपने कमांडर्स के हुक्म को ना मानते हुए वो एक कैवेलरी को लीड करते हुए बैटल के मैदान में चला गया और इस बैटल को वोन कर लिया उसने। तो अब सारे लोग जो हैं वो सर्जियस की तारीफ कर रहे हैं। तो इस बात को सुन के रायना और ज़्यादा खुश हो जाती है कि सर्जियस इज सो ब्रेव और इतना वो डेयरिंग बनता है। इसके बाद ये 2 माँ बेटियाँ वहाँ पे रूम में होती हैं, तो वहाँ पे एंट्री होती है इनकी सर्वेंट की, फीमेल सर्वेंट लौका की। तो लौका आके इनको बताती है कि चूंकि जो रशियन और सर्बियन आर्मी है, यूनाइटेड आर्मी, वो लोग हार गए इस बैटल को, तो अब वो रिट्रीट कर रहे हैं, यानी कि भाग रहे हैं। तो उस भागते हुए जो रिट्रीट कर रही है उनकी आर्मी, उसके पीछे बल्गेरियन आर्मी लगी हुई है। तो कुछ देर में गन फायर होने वाला वो बताती है। तो वो रायना को एक्चुअली बताने आती है कि आप अपने रूम की जो खिड़कियाँ और दरवाजे हैं वो बंद कर लें, क्योंकि गन फायर होगा ऑब्वियसली कुछ देर के बाद।
तो खैर वो बाद में हमें पता चलता है कि रायना जो है वो अपने रूम्स की खिड़कियां बंद करना भी नहीं चाहती, लेकिन वो रूम्स की खिड़कियां बंद भी नहीं होती क्योंकि उनमें कोई नट्स वगैरह का इशू होता है, कोई बोल्ट्स वगैरह ढीले होते हैं। इस वजह से वो अपनी जो रूम की खिड़कियां होती हैं वो ओपन ही होती हैं और वो अपने बेड पे चली जाती है। एट दैट मोमेंट जब बेड पे वो जाती है तो गन फायर स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो डर के जल्दी से लाइट ऑफ करके अपने बेड पे लेट जाती है। तो एट दैट मोमेंट उसके रूम में एक पर्सन की एंट्री होती है, और वो पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि वो होता है कैप्टन ब्लंटशली। कैप्टन ब्लंटशली कौन है? कैप्टन ब्लंटशली बेसिकली ये एक सोल्जर है जो कि बेसिकली नेशनल तो स्विस है, यानी कि स्विट्ज़रलैंड का है, लेकिन वो सर्बियन और रशियन जो यूनाइटेड आर्मी है उनकी तरफ से लड़ रहा है। तो ये जो रिट्रीट आर्मी कर रही है उसी के अंदर में से वो भाग के रायना के कमरे में चला जाता है जान बचाने के लिए। उसके बाद जब रायना को कंफर्म हो जाता है कि उसके रूम में किसी कोई एंट्री हुई है, तो वो एक कैंडल जलाती है, और कैंडल जलाती है तो उसको नज़र आता है एक शख्स जो कि बिल्कुल एक मैला गुदेला है, मट्टी में झपड़ा हुआ है और उसकी बहुत बुरी हालत है और वो डरा हुआ है। और वो साथ में रायना को वार्न करता है, उसको धमकी देता है कि अगर तूने शोर किया या किसी को बताया तो मैं फिर तुझे जान से मार दूंगा। तो यहाँ पे रायना रुक जाती है और उसको गौर से देखती है और फिर उसके साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करती है। तो वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो फिर अपने बारे में बताने लगता है कि रायना उसकी हालत को देख के कहती है कि तुम ब्रेव नहीं हो, तुम बिल्कुल डरपोक हो। तो वो कहता है कि डेथ से कौन नहीं डरता, हर कोई डेथ से डरता है, और जब 3 दिन लगातार आप गन फायर के नीचे बैठे रहें तो आपको पता चलेगा कि लाइफ क्या होती है। तो इस तरह से उनके दरमियान कॉन्वर्सेशन होती है। रायना उसका मजाक उड़ाती है कि तुम एक ब्रेव सोल्जर नहीं हो, तुम एक डरपोक इंसान हो, लेकिन उसका फोकस होता है अपनी जान बचाने पे। तो इसी कॉन्वर्सेशन के दरमियान लौका जो उनकी सर्वेंट है वो वहाँ पे नॉक करती है, और वो आके बताती है रायना को कि साथ वाले जो नेबर्स हैं उन्होंने एक बंदे को जो पाइप है पीछे वाला बिल्डिंग के उसके ऊपर आते हुए देखा है आपके रूम में, तो देर आर चांसेस कि कोई बंदा यहाँ पे आया है। लेकिन रायना जो है वो उसको कैप्टन ब्लंटशली को छुपा देती है कर्टन्स के पीछे, क्योंकि उसको उसके उसके ऊपर थोड़ा रहम आ जाता है, उसकी जान बचाना चाह रही होती है वो। और एट द सेम टाइम जो उसकी रायना की मदर होती है कैथराइन पेटकॉफ, वो एक रशियन ऑफिसर को लेके आ जाती है कि यहाँ पे चेक वगैरह कर लो। तो वो जो रशियन ऑफिसर होता है वो बेसिकली उसी बंदे को ढूंढने के लिए आता है, कैप्टन ब्लंटशली को, लेकिन वो कर्टन के पीछे छुपाया होता है रायना ने। तो वो देख के रूम को अच्छी तरह से चला जाता है और वो बाहर चला जाता है। लेकिन लौका जो होती है उसको कंफर्म हो जाता है कि कर्टन के पीछे कोई बंदा है जिसको रायना छुपा रही है। और लौका और कैथराइन और वो जो रशियन ऑफिसर है जब वो रूम से निकलते हैं रायना के बेडरूम से, तो तब लौका जो है वो रायना को एक अजीब सी लुक दे के जाती है कि यानी कि तुम एक बंदा छुपा रही हो यहाँ पे, यानी कि वो किसी किस्म की अफेयर की उसको लौका को कंफर्मेशन होती है कि शी हैज़ अफेयर विद दैट पर्सन जिसको ये छुपा रही है। इसके बाद सारे लोग जब वो चले जाते हैं रूम से, लौका भी चली जाती है, तो कैप्टन ब्लंटशली जिसको रायना ने छुपाया होता है कर्टन के पीछे, वो बाहर आ जाता है और फिर वो रायना उसका मुकम्मल इंटरव्यू करती है। तो वो बताता है कि वो एक स्विट्ज़रलैंड का सोल्जर है और सर्बियन और रशियन आर्मी की तरफ से लड़ रहा है, लेकिन वो कहता है मेरी कोई इनके साथ एलिजियंस नहीं है, लाइक मैं इनके साथ इतना ज़्यादा लॉयल नहीं हूँ। तो फिर वो बताता है कि यहाँ पे जो है हर बंदा ही मौत से डरता है। और जब रायना उसके सामान को चेक करती है तो उसके पास एम्यूनिशन की बजाय उसके पास स्वीट्स निकलती हैं, और रायना बड़ी हैरान होती है कि ये कितना अजीब बंदा है कि इसके पास एम्यूनिशन यानी असला वगैरह होना चाहिए था, लेकिन इसके पास तो स्वीट्स हैं। तो वो कहता है कि हर जो सीनियर सोल्जर है उसके पास स्वीट्स होती हैं यानी खुराक होती है, और जो जूनियर सोल्जर्स हैं, नए सोल्जर्स हैं, उनके पास एम्यूनेशन होता है यानी उनको लड़ने के लिए आगे भेजते हैं, लेकिन ऑफिसर लोग खुद पीछे इंजॉय कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं। तो वो कहता है मेरे पास स्वीट्स हैं लेकिन मुझे चॉकलेट्स भी चाहिए। तो वो चॉकलेट्स का जब विश करता है तो रायना उसको फिर चॉकलेट्स का एक डब्बा दे देती है, और वो बड़ा खुश हो जाता है कि आपने मुझे चॉकलेट्स दी। तो उसके बाद वो रायना उसका मजाक उड़ाती है कि तुम बड़े ही एक बुज़दिल किस्म के इंसान हो, सोल्जर हो, और तुम डिज़र्व नहीं करते एक सोल्जर होना। लेकिन वो उसको समझाता है कि नहीं, इसमें ब्रेवरी और बुज़दिली का कोई काम नहीं है, ये बेसिकली बेसिक ह्यूमन जो नेचर है उसके खिलाफ है जंग जो होती है। तो वो इस तरह की उनकी कॉन्वर्सेशन होती है। तो फिर वो जो रायना है वो कहती है कि हमारे जो बल्गेरियन सोल्जर्स हैं वो बड़े ही ब्रेव हैं। तो वो कहता है नहीं, बल्गेरियन ब्रेव नहीं है बल्कि वो कोई मतलब कि किस्मत ने उनको, लक ने साथ दिया उनका। तो वो कहती है कैसे? उसने कहा ये जो अभी हम बैटल हारे हैं ये भी एक एक्सीडेंटल बैटल हारे हैं, अदरवाइज हम जीत जाते। वो कहती है कैसे, इस चीज़ को एक्सप्लेन करो। तो उसने बताया कि ये जो बल्गेरियन आर्मी को लीड कर रहा था उनका लीडर, वो एक बिल्कुल फुलिश इंसान था,
और वो जिस तरह से उसने कैवेलरी लीड की, किस तरह से उसने हम पे चार्ज किया, वो एक बिल्कुल गलत एक अटेम्प्ट थी उसकी, एग्रेसिव किस्म की। वो तो ये था कि हमारे पास राइट टाइम पे राइट एम्यूनेशन, राइट असला नहीं था, तो हम उसको काबू नहीं कर पाए और हमारा नुकसान हो गया और हम ये बैटल हार गए। अदरवाइज जिस पागलपंती से उसने हम पे हमला किया था, अगर हमारे पास राइट एम्यूनेशन एट राइट टाइम होता तो हम उसको फौरी वहाँ पे गिरा देते और इस तरह ये बैटल ये हार जाते। तो एक्सीडेंटली वो जीता है। तो यहाँ पे रायना जो है उसको पता चल जाता है कि ये एक्चुअली वो कैप्टन ब्लैंचली को तो पता नहीं होता, लेकिन रायना को पता होता है कि ये इस जो बैटल को जीतने वाला है, यानी इसका जो लीडर है वो सर्जियस है, उसका फियांसे। तो यहाँ पे रायना जो है वो बड़ी डिसहार्ट हो जाती है। तो वो फिर उसको अब पोर्ट्रेट दिखाती है कि ये पोर्ट्रेट देखो। जब वो पोर्ट्रेट देखता है तो वो हंसने लग जाता है। वो कहता हाँ ये वही वही पागल है जिसने उस आर्मी को लीड किया था और बड़ी तबाही करने वाला था ये बंदा, लेकिन एक्सीडेंटली ये जीत गया। तो यहाँ पे रायना जो है वो बड़ी डिसहार्ट हो जाती है कि जिस हीरो की वो तारीफ़ें कर रही थी सर्जियस की, वो बिल्कुल एक फुलिश इंसान निकला। उसके बाद रायना उसको बताती है कि ये जिस बंदे पे तुम हंस रहे हो ये बेसिकली मेरा फियांसे है। तो उसके बाद ये जो कैप्टन ब्लैंचली होता है वो उसको अपोलोजाइज़ करता है कि मुझे नहीं इस बात का पता था। तो उसके बाद रायना कहती तुमने अब तो बहुत बातें कर ली, अब तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो वो कहता है ठीक है मैं चला जाऊँगा लेकिन मारा जाऊँगा। तो यहाँ पे रायना को उस पर तरस आ जाता है वो, और उसको वो वहाँ पे निक नेम देती है कैप्टन चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ये निकनेम दिया जाता है रायना की तरफ से उसको कि तुम चॉकलेट क्रीम सोल्जर हो। तो उसके बाद वो रायना को तरस आ जाता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी जान बचाती हूँ किसी भी तरह से। कहती है हम पेटकोव फैमिली, हमारा यहाँ पे बल्गेरिया में बड़ा नाम है, तो हम हमारे गेस्ट के तौर पे तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो वो कहता है लेकिन अभी के लिए मुझे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्लीप चाहिए, यानी नींद चाहिए, मुझे सोना है। मुझे इतने दिनों से जब से मैं बैटल फील्ड में आया हूँ मुझे अच्छी तरह नींद नहीं मिली। तो वो कहती है ठीक है। तो लेकिन एट द सेम टाइम वो कहता है कि आप अपनी मदर को भी इन्फॉर्म कर दो मेरे बारे में, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, क्योंकि ये सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, वो कहती है ठीक है मैं अपनी मदर को बुला के लाती हूँ। लेकिन वो जब आती हैं दोनों, अपनी मदर को लेके आती है तो तब तक सो चुका होता है उसकी बेड पे। तो वो उसकी मदर आती तो वो एकदम से चिल्लाती कि ये कौन है। तो इस तरह से वो बताती है कि नहीं ये इस तरह से एक सोल्जर है और इस तरह से आया है और हमने इसकी जान बचानी है। बाद वो जो दोनों माँ बेटी हैं रायना और उसकी मदर कैथराइन, वो इस सोल्जर को, चॉकलेट क्रीम सोल्जर को, एक मेजर पेटकॉफ जो है रायना का फादर, उसका एक कोट देती हैं, ओवर कोट टाइप, जो वो पहन के वहाँ से छुप के निकल जाता है और लोग उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते और वो सेफली वहाँ से एग्जिट कर जाता है पेटकॉफ फैमिली के घर से। इसके बाद सेकंड एक्ट, एक्ट टू जो है वो साल 1886 है और मार्च का महीना है, यानी एक साल आगे चले जाते हैं हम। पेटको फैमिली का हाउस है और वहाँ पे हमें सेकंड एक्ट के स्टार्ट में नज़र आते हैं निकोला और उसकी जो फियांसे है या टू बी वाइफ आप कह सकते हैं, लौका। तो यहाँ पे निकोला जो है, जो कि चीफ सर्वेंट है, चीफ मैन सर्वेंट जो है पेटको फैमिली का, वो लौका को समझा रहा है मैनरिज्म। वो कह रहा है कि तुम कोई ज़्यादा ही डिफाइंड किस्म की होगी हो, यानी ज़्यादा ही मनमर्जी करती हो और तुम्हारे मैनर्स बड़े हार्श हैं। तो मुझे लग रहा है कि कैथराइन पेटकोफ जो है वो तुम्हें फायर कर देगी, यानी निकाल देगी। तो तुम अपने जो मैनर्स हैं इनको बेटर करो, इन पे काम करो। लेकिन लौका जो है वो एज़ यूजुअल उसी तरह से एरोगेंट है, बिल्कुल डिफाइंट है, वो किसी भी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो निकोला को कहती है कि तुम्हारे अंदर एक सर्वेंट की सोल है। तो वो बिल्कुल भी अपनी यानी कि उस मैनरिज्म से बाहर आने के लिए रजामंद नहीं है। तो एट दैट मोमेंट जो पेटको फैमिली का जो मेन गेट होता है उसके ऊपर एक बड़ी हैवी किस्म की नॉकिंग होती है और गेट ओपन होता है। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे एंट्री होती है मेजर पॉल पेटकॉफ की, यानी कि मेजर पेटकॉफ जो पेटकॉफ फैमिली का हेड है और रायना का फादर है। तो वो वापस आता है, वो एक मिडिल एज्ड 50 ईयर्स ओल्ड बंदा है और वो आके हमें न्यूज़ ब्रेक करता है, हमें बताता है यानी रीडर्स को या व्यूअर्स को कि जो एंड है वो, जो वॉर है वो एंड हो चुकी हुई है। और उस वॉर के एंड होने के नतीजे में जो बल्गेरिया और जो उसकी यूनाइटेड अगेंस्ट बल्गेरिया की जो अगेंस्ट आर्मी थी, यानी कि रशियन और सर्बियन आर्मी, वो अब बिल्कुल पीस की फॉर्म में आ गई, यानी कि सीज़ फायर हो चुका है, वॉर एंड हो चुकी हुई है। तो एट दैट मोमेंट हमें वहाँ पे एंट्री एक और मिलती है और वो एंट्री है रायना के फियोंसे की, यानी कि सर्जियस सारानोफ जो है वो वहाँ पे आता है। ये फर्स्ट टाइम एंट्री है। एक्ट टू में सर्जियस हमें नज़र आता है। तो बिल्कुल जैसे उसका पोर्ट्रेट था उसी तरह से एक बड़ी हीरोइक फिगर वाला बंदा है ये सर्जियस सारानोफ। और ये आके हमें बताता है कि चूंकि वॉर के बाद उसने वॉर में बड़ी ब्रेवरी से हिस्सा लिया था, उसको वॉर
के बाद प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको प्रमोशन नहीं मिली, इसलिए उसने इस्तीफ़ा दे दिया है, उसने रिज़ाइन कर दिया हुआ है आर्मी से। तो ये न्यूज़ ब्रेक करता है वो। उसके बाद कुछ देर के बाद जो रायना है वो उसकी वहाँ पे एंट्री हो जाती है, और सर्जियस और रायना एक दूसरे को मिलते हैं और बड़ा ही वार्मली मिलते हैं। और रायना एज़ यूजुअल वो अपनी इमेजिनेशन वाली जो उसने पिक्चर बनाई हुई थी सर्जियस की, उसी तरह उसको अप्रिशिएट करती है, उसकी प्रेजेस करती है, उसकी तारीफ़ें करती है, उसको हीरो कहती है, और उसके साथ जो अपना लव है उसको हायर लव कहती है कि ये हमारा जो लव है हमने हायर लव अचीव कर लिया हुआ है। तो इस तरह से उनकी वो चलती है वहाँ पे मीटिंग, और इस दौरान वो जो सर्जियस है वो रायना को किस भी करता है। और एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट जो लौका है वो वहाँ पे उसकी एंट्री होती है, और लौका जैसे आती है तो रायना सर्जियस को बताती है कि मैं अंदर जाके कमरे से अपनी हैट उठा के ले आती हूँ, फिर हम चलते हैं वॉक पे। तो जब वो रूम में अपने जाती है हैट उठाने, तो उस दौरान जो लौका और सर्जियस का यहाँ पे एक सीन है, जिससे हमें पता चलता है कि इनके दरमियान एक अफेयर है। एक्चुअली होता यहाँ पे ये है कि जो सर्जियस है उसका हमें पता चलता है कि उसका लौका के साथ भी एक अफेयर चल रहा है, और वो लौका के साथ इन्वॉल्व है। और वो वहाँ पे लौका से बातें करता है, और लौका उसको बताती है कि जिस तरह से तुम लॉयल नहीं हो रायना के साथ, इसी तरह रायना भी तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है। जैसे तुम उसकी बैक पे, यानी कि उसके जब वो चली जाती है तो मेरे साथ तुम अफेयर करते हो या मेरे साथ तुम फ्लर्ट करते हो, सेम इसी तरह वो भी किसी से फ्लर्ट कर रही है। तो यहाँ पे वो बड़ा हैरान हो जाता है, सर्जियस से एकदम से गुस्से में आ जाता है कि ये कौन है, किस तरह पॉसिबल है। तो वो बताती है कि मैं उसको जानती नहीं हूँ, लेकिन एक बंदा है जो कि रायना के साथ इसी तरह से जिस तरह तुम मेरे साथ इन्वॉल्व है, मैंने उसकी बातें सुनी है, लेकिन मैं उसको एग्जैक्टली जानती नहीं। लेकिन मैं ये कंफर्म करती हूँ कि अगर वो बंदा वापस लौटा तो रायना तुझसे, तेरे से शादी करने की बजाय उस बंदे से शादी कर लेगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि कैथराइन के पास जो उनकी सर्वेंट है लौका, वो आके बताती है कि बाहर एक सोल्जर आया हुआ है, स्विस सोल्जर है वो, और वो अपना नाम कैप्टन ब्लैंचली बताता है, और वो आपसे मिलना चाहता है। तो वो बड़ी हैरान हो जाती है एकदम से, वो जो कैथराइन पेटकॉफ है वो बिल्कुल हैरान हो जाती है कि ये अब यहाँ पे क्यों आया है। तो वो कहती है ठीक है उसको बुलाओ, लेकिन मेजर कैट पेटकॉफ को नहीं पता चलना चाहिए उसका, और उसको सीधा गार्डन में बुलाओ। तो लौका जो है वो उसको बुला के लाती है कैप्टन ब्लंशली को गार्डन में, और वहाँ पे कैथराइन उसको बड़ा डांटती है कैप्टन ब्लंशली को कि तुम यहाँ पे क्यों आए, और तुम्हारे आने से हमारा यानी कि नुकसान हो सकता है हमारी रेपुटेशन में, और अभी जो बल्गेरिया और सर्बियन आर्मी के दरमियान जो बातें हैं वो अभी तय भी नहीं हुई, तो तुम फिर भी यहाँ पे आ गए, और वगैरह वगैरह ये बातें उसे करती है। तो वो कहता है मैं यहाँ पे सिर्फ वो जो आपने मुझे कोट दिया था मेरी जान बचाने के लिए वो मैं वापस करने आया हूँ। तो वो कहती है कोट मैं ले लूँगी, लेकिन तुम यहाँ से जल्दी निकलो। तो वो वहाँ से गार्डन से ही उसको वहाँ बाहर निकालने लगती है। तो एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट जो मेजर पेटकॉफ है उसकी वहाँ पे एंट्री हो जाती है उस गार्डन में। तो मेजर पेटकॉफ जो है वो कैप्टन ब्लंशली को रिकग्नाइज करता है, और वो उसको बड़ा वार्मली ग्रीट करता है और उससे हेलो हाई करता है। इसके बाद जो सर्जियस होता है वो भी वहाँ पे गार्डन में आ जाता है, और ये सारा ग्रुप इकट्ठा हो जाता है। तो वहाँ पे वो कुछ आर्मी की रिलेटेड बातें करते हैं कि किस तरह से वो जो सोल्जर्स हैं अपने वो रिमोट और एरिया से वापस ला रहे हैं, और इस तरह से। और फिर कैप्टन ब्लंशली भी आगे से वो कहता है मेजर पेटकॉफ को कि मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ सोल्जर्स को रिमोट एरिया से वापस लाने में, और इस तरह से वो अपनी फील्ड की बातें करते हैं यानी आर्मी के रिलेटेड। तो एट दैट मोमेंट वहाँ पे एंट्री होती है रायना की। रायना जैसे आती है वो उसको देखती है कैप्टन ब्लंशली को, तो एकदम से कहती है चॉकलेट क्रीम सोल्जर, वो जो उसने निक नेम रखा था चॉकलेट क्रीम सोल्जर। तो वो एकदम से सारे हैरान हो जाते हैं कि इसने इसको कैसे रिकग्नाइज किया या इसको कैप्टन चॉकलेट क्रीम सोल्जर क्यों कहा। तो वो एकदम से कहती है मैंने बात बदल जाती है, वो बात बदलते हुए कहती है कि मैंने चॉकलेट क्रीम सोल्जर बनाया था एक, यानी केक से बनाया था, तो उसको लौका ने ख़राब कर दिया, तो मैं उसको रेफ़र कर रही थी, यानी मैं इस बंदे को नहीं पहचानती। तो वो एकदम से बात को गोल कर लेती है, लेकिन वो इन रियलिटी वो उसको पहचान जाती है। तो और वो जो कैप्टन ब्लंशली है वो भी खुद को एकदम से वो कंट्रोल कर लेता है अपने नर्व्स को, और उन बाकी लोगों को बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होने देता कि वो पहले से रायना को जानता है। तो इस तरह से वो रायना बिल्कुल उस चीज़ को कंट्रोल कर लेती है। और उसके बाद जो कैप्टन मेजर पेटकोफ है वो कहता है हम यहाँ खड़े होने की बजाय अंदर चले जाते हैं। तो वो वहाँ से वो सारे जो लोग हैं वो एकदम से गार्डन से वो अंदर पेटको फैमिली का जो मेन लाइब्रेरी जो है उसके अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक्ट 2 है वो एंड हो जाता है। एक्ट 3 स्टार्ट होता है जो कि लास्ट एक्ट है इस प्ले का, पेटको फैमिली की लाइब्रेरी में। और पेटकॉफ फैमिली की लाइब्रेरी में हमें नज़र आता है कि वहाँ पे मेजर पेटकॉफ बैठा है, उसके साथ कैप्टन ब्लंशली है जो कि एक काम कर रहा है, कुछ ऑर्डर्स रेडी कर रहा है वो,
और साथ में उसके सर्जियस सरानोफ बैठा है जो कि उसको कैप्टन ब्लंट शली को उसके काम में हेल्प कर रहा है, लाइक उसके कुछ ऑर्डर्स हैं जिनको वो साइन कर रहा है। तो ऑर्डर्स रेडी कैप्टन ब्लंट शली कर रहा है और साथ में सर्जियस जो है वो उसको हेल्प आउट कर रहा है। तो ये काम चल रहा है उस लाइब्रेरी के अंदर। तो वहाँ पे जो मेजर पेटकॉफ है वो हेल्प ऑफर करता है कैप्टन ब्लंट शली को कि आप जो काम कर रहे हैं मैं इसको हेल्प आउट कर दूं। तो कैप्टन ब्लंट शली थैंक करते हैं, थैंक यू बोलते हैं उनको मेजर पेटकॉफ को, और कहते हैं कि नहीं मैं खुद ही ये काम कंप्लीट कर लूँगा। और एट दैट मोमेंट कैथराइन भी वहाँ पे मौजूद होती है और कैथराइन को मेजर पेटकॉफ कहता है कि आप मेरा वो कोट लेकर आओ जो मुझे काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा। और कैथराइन कहती है कि वो कोट उधर ही है, और ये एग्जैक्टली उसी कोट की बात हो रही है जो उन्होंने एक्ट वन के एंड पे सर्जियस को पहना के वहाँ से भगा दिया था। तो कैप्टन मेजर पेटकॉफ कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि वो कोट जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन कैथराइन कहती है कि कोट वहीं पे है। और सर्जियस कहता है कि मैं भी शर्त लगाता हूँ, मैं एक घोड़ी इनाम में दूंगा रायना को अगर कोर्ट वहाँ पे हुआ तो इस तरह से उनकी बातें चलती हैं। तो एट दैट मोमेंट जो कैप्टन ब्लंट शली है वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है उन ऑर्डर्स को। तो कैप्टन ब्लंट शली के जो ऑर्डर्स रेडी होते हैं उनको लेके जाता है मेजर पेटकॉफ और साथ में सर्जियस, ये दोनों लोग वहाँ से उन ऑर्डर्स को लेके चले जाते हैं। और साथ में ये कैथराइन को भी मेजर पेटकॉफ इनवाइट कर लेता है कि आप भी हमारे साथ चलो। तो ये तीनों लोग वहाँ पे चले जाते हैं वहाँ से। तो वहाँ पे कैप्टन ब्लंट शली अकेले रह जाता है और साथ में वो जो रायना है वो वहाँ पे लाइब्रेरी में आ जाती है। तो अभी लाइब्रेरी में सिर्फ कैप्टन ब्लंट शली और रायना है। इसके बाद रायना जो है वो कैप्टन ब्लंट शली को बताती है कि तू जो मेरे रूम में आया था और वो जो पूरी स्टोरी थी वो लीक हो गई हुई है। तो कैप्टन ब्लंट शली कहता है कि मैंने अपने एक दोस्त को वो स्टोरी बता दी थी गलती से और मुझे लगता है कि उसी ने वो लीक की है और इसलिए वो सबको पता है, लेकिन उनको ये कंफर्म नहीं कि वो कैप्टन ब्लंट शली था। तो उनके दरमियान कुछ कूजी बातें होती हैं, कुछ उनके दरमियान डिफरेंट बातें होती हैं। रायना उसको कहती है कि ये सर्जिस जो है उसको अगर तेरे बारे में पता चल गया तो वो तुझे एक ड्यूल में बहुत मारेगा। लेकिन कैप्टन ब्लंट शली जो है वो सर्जियस का मजाक उड़ाता है कि वो इतना ब्रेव नहीं है जितना तुम उसको कंसीडर करती हो। लेकिन यहाँ पे रायना उसको टोकती है कि नहीं वो बड़ा ब्रेव है और मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ और ही इज़ ट्रू लव ऑफ माइन। तो इस तरह उनकी बातें चलती हैं और एकदम से वो थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं। और कैप्टन ब्लंट शली, रायना जो है वो कैप्टन ब्लंट शली में थोड़ी इंटरेस्टेड दिखती है क्योंकि कैप्टन ब्लंट शली कुछ ऐसी बातें करता है कि ही टोल्ड हर कि मैं उसको आपको बड़ा सीरियस लेता हूँ। और इस तरह से इनकी कुछ बातें चलती हैं और एट द एंड हमें पता चलता है कि रायना इंटरेस्टेड है, लाइक रायना इंटरेस्ट शो करती है कैप्टन ब्लंट शली के अंदर। तो यहाँ पे जब रायना इंटरेस्ट शो करती है तो रायना बताती है कैप्टन ब्लंट शली को कि वो जो कोर्ट के अंदर मैंने पोर्ट्रेट डाला था और साथ में उसके कुछ लिख के चिट भी डाली थी तो वो आपको मिल गई। तो कैप्टन ब्लंट शली कहता है कि कौन सी पोर्ट्रेट और कौन सी चिट, यानी कि वो कहता है कि मैंने कोई किसी किस्म, तो वो कहती है कि वो जो कोट दिया था उसकी जेब में वो ये चीज़ें मौजूद थी। तो कैप्टन ब्लंट शली उसको रायना को बताता है कि नहीं मैंने तो कोट की जेबें बिल्कुल भी चेक नहीं की और मुझे किसी पोर्ट्रेट या उसके साथ जो चिट वगैरह है उसके बारे में कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे रायना जो है वो रोने लग जाती है कि मतलब वो कहती है कि काश मैं तुमसे कभी मिली ना होती। इसके बाद वहाँ पे लाइब्रेरी में एंट्री होती है लौका की। लौका एक न्यूज़ लेके आती है एक चिट पे लिखी हुई जो कि वो हैंड ओवर करती है कैप्टन ब्लंट शली को। कैप्टन ब्लंट शली पढ़ के बताता है कि उसके जो फादर है उसकी डेथ हो चुकी हुई है। तो रायना कहती है कि इट्स अ सैड न्यूज़। तो वो कहता है मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर अब निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे फादर जो हैं उनके कुछ होटल्स थे जो कि अब मुझे इनहेरिटेंस में मिल गए हैं तो मैंने उनको भी मैनेज करना है। तो वो वहाँ से निकल जाता है। तो फिर उसके बाद लौका जो है वो बताती है रायना को कि ये किस तरह से इतना मतलब इसको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ अपने फादर की डेथ पे और इस तरह से। तो वो कहती है कि जो सोल्जर्स हैं, रायना कहती है कि जो सोल्जर्स हैं वो बिल्कुल भी इस तरह से रोया नहीं करते। तो इस तरह की उनकी बातें होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जो लौका निकोला जो है वो लौका के रूम में आता है और उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन लौका हमेशा की तरह उसको रिफ्यूट कर देती है और उसको कहती है कि तुम एक सर्वेंट हो, मेरे साथ नहीं रह सकते, तुम्हें तो मेरा भी सर्वेंट होना चाहिए। तो इस तरह से निकोला के साथ वो बिल्कुल इस तरह की बातें करती है। तो निकोला चला जाता है। तो फिर सर्जियस वहाँ पे आ जाता है। सर्जियस और लौका के दरमियान कुछ रोमांटिक बातें होती हैं, वही जैसे वो फ्लर्ट करते होते हैं हमेशा की तरह। तो यहाँ पे लौका कहती है, इनके दरमियान बातें होती है। तो सर्जियस जो है वो कहता है कि मैं ब्रेव तो कंफर्म हूँ, बाकी चीज़ें कुछ हूँ कि हूँ नहीं, लेकिन ब्रेव ज़रूर हूँ। लौका कहती है तुम ब्रेव भी नहीं हो क्योंकि अगर तुम ब्रेव होते तो फिर तुम बिल्कुल भी ना डरते मुझसे शादी करने में, क्योंकि ब्रेवरी तो ये है ना कि आप अपने स्टेटस से कम लोगों से शादी कर लो। तो इस तरह से उनके दरमियान बातें होती है। तो वो कहता है मैं बहुत ब्रेव हूँ और अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं, अभी अगर प्यार हुआ तो मैं बिल्कुल तुमसे शादी कर लूँगा और मुझे किसी का कोई डर नहीं होगा। इस तरह की उनकी बातें होती हैं।
और एट द एंड वो उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लौका उसको कहती है कि अब जब भी तुम मुझे टच नहीं करोगे, लेकिन अब जब भी करोगे तो मैं तुम्हारी फिर फियांसे के तौर पे होंगी। लेकिन यानी कि वो कहती है कि अब जब भी तुम मुझे टच करोगे तो तुझे मेरा फियांसे बनना पड़ेगा, मेरे साथ मंगनी करनी पड़ेगी और फिर बाद में शादी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ यू आर नॉट अलाउड टू टच मी। तो यहाँ पे वो लौका जो है वो सर्जियस को ये बोल के चली जाती है। इसके बाद जो सर्जियस है उसका सामना होता है कैप्टन ब्लंट शली से, और वो उसको ड्यूल के लिए चैलेंज करता है, यानी लड़ाई के लिए। तो जब वो ड्यूल की खबर चलती है तो रायना वहाँ पे भाग के आ जाती है इनका ड्यूल देखने के लिए। और जब रायना वहाँ पे आती है तो सर्जियस जो है वो रायना को एक्यूज़ करता है, उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुम कैप्टन ब्लंट शली को लव करती हो। तो वो बिल्कुल जो कैप्टन ब्लंट शली है वो बिल्कुल उस चीज़ को रिफ्यूट करता है और कहता है कि इस रायना को ऊपर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं मैरिड हूँ कि नहीं, मैरिड भी हूँ कि नहीं। तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो फौरी उससे पूछती है कि तुम मैरिड हो कि नहीं। तो वो वहाँ पे सर्जियस जो है उसको यकीन हो जाता है कि ये देखो इतनी इसमें इंटरेस्टेड है, इसने फौरी इससे पूछा कि तुम मैरिड हो कि नहीं, इसका मतलब ये है कि ये इससे प्यार करती है और इससे शादी करना चाहती है। तो इस तरह से ये चीज़ ओपन हो जाती है। इसके बाद सर्जियस जो है जिसने ड्यूल के लिए कैप्टन ब्लंट शली को चैलेंज किया हुआ था, वो उसके साथ लड़ने से इनकार कर देता है और कहता है कि कैप्टन ब्लंट शली तो एक मशीन है, तो मैं मशीन से तो नहीं लड़ सकता। तो यहाँ पे रायना उसका मजाक उड़ाती है और उसे कहती है कि तुम्हें कैप्टन ब्लंट शली से नहीं ड्यूल करना चाहिए, बल्कि तुझे लड़ना चाहिए निकोला से, क्योंकि वो लौका के साथ इंगेज्ड है। तो यहाँ पे एक नई बात खुल जाती है। तो यहाँ पे फिर लौका की एंट्री हो जाती है और साथ में जो मेजर पेटकॉफ है वो भी आ जाता है। तो यहाँ पे जो फाइनली जो सर्जियस है वो लौका के लिए अपना जो लव है वो सबके सामने रख देता है और कहता है कि मैं इसी से शादी करूँगा, और उसको टच करता है, जैसे उसने पहले कहा था कि इफ़ यू टच मी नेक्स्ट टाइम, अगर उसने दोबारा उसको टच किया तो वो उसका फियांसे होगा। तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है लौका को, क्योंकि निकोला कह चुका होता है कि मैं अब लौका के साथ शादी नहीं कर सकता, आई एम नॉट इंगेज्ड, उसके साथ इंगेजमेंट मेरी नहीं है, क्योंकि लौका नहीं चाहती निकोलस से शादी करने के लिए। इसलिए सर्जियस ने अपना वो जो सीक्रेट लव था उसको सबके सामने रिवील कर दिया और लौका के साथ फियांसे उसका बन गया। इसी तरह जो कैप्टन ब्लंट शली जो था वो उसकी फिर सर्जियस जो है सॉरी लौका जो है वो रायना को कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम कैप्टन ब्लंट शली से शादी कर लो। लेकिन कैप्टन ब्लंट शली कहता है कि नहीं, मैं एक 17 साल की लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो रायना है वो खुद ही बताती है कि मैं 17 साल की नहीं बल्कि मैं 23 साल की हूँ, 23 ईयर्स की। तो फिर कैप्टन ब्लंट शली जो है वो मेजर पेटकॉफ से रायना का हाथ मांगता है, तो वो उसको दे देता है। तो इस तरह से फिर कैप्टन ब्लंट शली जो है वो रायना का फियांसे बन जाता है और सर्जियस जो है वो फाइनली लौका का क्या कहते हैं इंगेजमेंट उसके साथ हो जाती है और उसका फियांसे बन जाता है। तो ये इस तरह से ये दो बन जाते हैं जोड़े। तो इस तरह से ये जो पूरा प्ले है वो एंड हो जाता है और आखिरी जो लाइन है प्ले की वो सर्जियस बोलता है कैप्टन ब्लंट शली के लिए कि व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। इस पे ये प्ले जो है वो एंड हो जाता है। अब अगर हम इस प्ले के मेजर थीम्स की बात करें तो सबसे पहले मेजर थीम जो है वो है रोमांटिसिज्म वर्सेस रियलिज्म। तो इसमें अगर हम देखें कि शुरू में प्ले के बिल्कुल स्टार्ट में किस तरह से वॉर को ग्लोरीफाई किया गया है और किस तरह रायना का जो करैक्टर है उसने किस तरह एक इल्यूजन्स की दुनिया में वो रहती है, इमेजिनेशन की एग्जैजरेटेड आइडियलिस्टिक दुनिया में रहती है जिसको रियलिटी का बिल्कुल भी पता नहीं, और वो सर्जियस को एक बहुत बड़ा हीरो मानती है और किस तरह से उसको प्रेज करती है और वॉर को किस तरह ग्लोरीफाई किया गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलता है कि प्ले की जो प्रोग्रेस होती है तो हमें पता चलता है कि रियलिज्म रोमांटिसिज्म से हम रियलिज्म की तरफ जा रहे हैं, और कैप्टन ब्लंट शली जो है वो प्रॉपरली रियलिज्म को डिपिक्ट करता है और दिखाता है कि रियल वर्ल्ड कैसे होती है और किस तरह से, जैसे हमें दिखाया गया कि वॉर को और हीरोइज्म को बड़ा ग्लोरीफाई किया गया, लेकिन कैप्टन ब्लंट शली किस तरह उसको मॉक करता है, किस तरह उसका मजाक उड़ाता है कि वॉर इतनी भी नोबल चीज़ नहीं है और हीरोइज्म कुछ नहीं होता है, ये सब लोग डेथ से डरते हैं, सब सोल्जर्स डेथ से डरते हैं और हर कोई एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है। तो इस तरह से रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट रियलिज्म को जितवाया है जीबी शॉ ने, क्योंकि जीबी शॉ जो हैं वो बहुत बड़े सपोर्टर हैं रियलिज्म के और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया रियलिज्म पे और बहुत ज़्यादा लिखा है। तो उन्होंने यहाँ पे रोमांटिसिज्म और रियलिज्म की एक टसल दिखाई है और एट द एंड ऑफ द प्ले रियलिज्म को इस पूरे के पूरे प्ले में एक तरह से जितवाया है। तो ये एक मेन थीम है। नेक्स्ट अगर हम थीम की बात करें तो वो है द अब्सर्डिटी ऑफ वॉर। जीबी शॉ जो है वो इसमें दिखाता है कि वॉर कितनी एक अब्सर्ड चीज़ है, कितनी एक अजीब चीज़ है जिसको बिला वजह ग्लोरीफाई किया हुआ पूरी दुनिया ने। लेकिन असल अगर रियल वर्ल्ड में देखें तो वॉर सिर्फ डिस्ट्रक्शन होती है, कोई भी शौक से वॉर नहीं करना चाहता। इवन सोल्जर्स जो हैं वो भी चाहते हैं कि वो एक पीसफुल लाइफ गुजारें, लेकिन उनको मजबूरी में अपना वो हीरोइक फेस बरकरार रखने के लिए वॉर्स में जाना पड़ता है। तो इसी तरह उसने कैप्टन ब्लंट शली का जो करैक्टर है इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया कि रियल जो
रियल पर्सन है, जो रियल वर्ल्ड का पर्सन है, जो रियलिज्म में रहता है, वो किस तरह से वॉर से नफरत करता है और वो एम्यूनिशन की बजाय वो चॉकलेट्स या फूड अपने पास रखता है और वो नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह से मारा जाए, और उसको भी मौत से उतना ही डर लगता है जितना एक आम आदमी को। लेकिन रोमांटिक वर्ल्ड में या आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में वॉर को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके हीरोइज्म की तरफ लेके गए हैं। तो ये उस पर भी एक तरह से क्रिटिक है, और ये भी एक इस प्ले का मेजर थीम है, अब्सर्डिटी ऑफ वॉर, कि वॉर को अब्सर्ड चीज़ कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट थीम की बात करें तो वो है द नेचर ऑफ ट्रू हीरोइज्म। यहाँ पे जो जीबी शो हैं वो हमें दिखाते हैं कि एक ट्रू हीरो हमें किसे कहा जाना चाहिए। यह जैसे कि हमें प्ले के बिल्कुल स्टार्ट में पता चलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हीरो है इस प्ले का और सबसे बड़ा एक ग्लोरीफाई किस्म का हीरो है वो सर्जियस है। लेकिन जैसे प्ले आगे प्रोग्रेस करता है तो हमें पता चलता है कि सर्जियस का जो करैक्टर है वो भी बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल करैक्टरलेस बंदा है वो, और उसकी जो ब्रेवरी है वो भी फुलिशनेस के पीछे छुपी हुई है, वो रियल में ब्रेव नहीं है। और जब हमें प्ले के तीसरे एक्ट में पता चलता है कि ड्यूल के लिए चैलेंज करता है, जब सर्जियस कैप्टन ब्लंटशली को ड्यूल के लिए चैलेंज करता है तो वो फिर उस चैलेंज से पीछे हट जाता है और वो कैप्टन ब्लंटशली के साथ ये कह के मना कर देता है कि तुम तो एक मशीन हो, तुम्हारे साथ मैं नहीं लड़ सकता। तो इस तरह से वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कैप्टन ब्लंटशली से डर जाता है। तो रियल में अगर वो इतना ब्रेव या हीरो होता जिस तरह उसको दिखाया गया था तो वो कैप्टन ब्लंटशली को बिल्कुल भी उस ड्यूल में हरा सकता था। लेकिन हमें दिखाया गया कि कैप्टन ब्लंटशली एक्चुअल में ब्रेव था, और वो जो उसने चॉकलेट्स वगैरह उठाई हुई थी उससे वो ये साबित नहीं होता कि वो एक बुजदिल या कम ताकतवर शख्स था, बल्कि वो असल में हीरो था। लेकिन वो ये जो वॉर के पीछे ग्लोरिफिकेशन है इसको वो नफरत करता था और वॉर को नफरत करता था। लेकिन वो रियल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो वो बड़ा प्रैग्मेटिक और इंटेलिजेंट किस्म का इंसान था। तो इसलिए रियल हीरो ब्लंटशली था, ना कि सर्जियस। तो इस तरह जो ट्रू नेचर है हीरोइज्म है उसको भी इस प्ले का एक मेजर थीम के तौर पे हमारे सामने रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट थीम्स थे जो हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।